वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे मासूम, ठीक है? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं। बस अल्हम्दुलिल्लाह। बस 2 मिनट और देखते हैं, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके सर। अच्छा जी, किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो काइंडली मुझसे पूछे पहले। ओके सर, मैं ईमेल पे आपको रिप्लाई कर दूंगा, अभी मैंने ईमेल चेक नहीं की। देयर इज़ नो व्हाट्सएप ग्रुप, मैंने कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया हुआ। जो भी है हम यहीं पे कोऑर्डिनेशन करेंगे। अच्छा जी, चलें जी, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, कल हम लोगों ने बेसिकली ऑडिट के हवाले से जो चीज़ें हमने डिस्कस की वो ये कि ऑडिट, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट क्या होता है, राइट? कि हमने कंट्रोल्स को असेस करना है
ये ओपिनियन बनाने के लिए कि हमारे डिजिटल एसेट्स कितने सेफ गार्डेड हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, हमारा डेटा और हमारे सॉफ्टवेयर या हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी किस हद तक इंश्योर्ड है। और तीसरी बात वो ये कि हमारी जो रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन है वो कितनी इफेक्टिवली हो रही है। और चौथी चीज़ ये कि हमारी जो सर्विसेज हैं बिजनेस की, उसकी जो कंटिन्यूटी है वो कितनी हद तक लोगों तक बगैर किसी इंटरप्शन के पहुंच रही है, एक बात। दूसरी बात, मैं ख़ास तौर पे ये कहूँगा कि बिजनेस की सर्विसेज की कंटिन्यूटी, कोई भी इदारा जो सर्विसेज दे रहा है उसकी कंटिन्यूटी हमारे लिए दो सूरतों में इम्पोर्टेंट है। एक है जब एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस बिल्कुल नॉर्मल हो, तो उस सूरत में आपने अपनी सर्विसेज को तो कंटिन्यू करनी ही है। लेकिन अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या फॉर एग्जांपल कोई इंसिडेंट हो जाता है बड़ा, कोई डिजास्टर हो जाता है, उस सूरत में आप कितने केपेबल हैं अपनी बिजनेस की कंटिन्यूटी के लिए, ये चीज़ भी हम एवेलुएट करते हैं। तो बिजनेस की कंटिन्यूटी का मतलब होता है बिजनेस की सर्विसेज की कंटिन्यूटी, राइट। तो जब भी मैं बिजनेस कंटिन्यूटी बोलूंगा तो मेरा मतलब होगा कि या तो बिजनेस की प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी या बिजनेस की सर्विसेज की कंटिन्यूटी, ये दो बातें हैं। तो बिजनेस कंटिन्यूटी इन पीस टाइम, मतलब सब कुछ एवरीथिंग इज फाइन, उस सूरत में बिजनेस कंटिन्यूटी। और नंबर टू, बिजनेस कंटिन्यूटी स्पेशली इन केस ऑफ डिजास्टर, कि जब कोई अनवांटेड खुदा ना खास्ता अर्थक्वेक आ जाता है, तो उस सूरत में जैसे टेलीकॉम कंपनीज हैं, तो अब क्या टेलीकॉम कंपनीज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक अपने ऑपरेशंस को बंद कर देंगी? थोड़ी कुछ अरसे के लिए तो डेफिनेटली इंटरप्शन आएगी, लेकिन वो कितनी जल्दी अपने ऑपरेशंस को बहाल कर लेती हैं ये उसकी काबिलियत पर डिपेंड कर रहा होता है। तो बिजनेस कंटिन्यूटी इन पीस टाइम एंड बिजनेस कंटिन्यूटी इन केस ऑफ डिजास्टर, ये दो बातें हो गई। और रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन, इनके लिए हम क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि ये पांच चीजें जो मैंने आपको बताई ये किस हद तक पूरी हो रही हैं, और इनको पूरा करने के लिए जो कंट्रोल्स हैं वो कितने इफेक्टिव हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम असेसमेंट करते हैं, और उस असेसमेंट को हम इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट कहते हैं। ओके। फिर मैंने कल आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट बताया, टाइप्स ऑफ ऑडिट में मैंने इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट बता दिया। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट में मैंने आपको बताया, एक आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट, फिर सर्टिफिकेशन ऑडिट बताया, सर्विलेंस ऑडिट बताया, फॉरेंसिक ऑडिट बताया, उसके बाद आपको स्पेशलाइज्ड ऑडिट बताया, फिर आपको ऑपरेशनल ऑडिट बताया, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट बताया, फाइनेंशियल ऑडिट बताया, और मैंने कहा कि इन तीनों को अगर एक ही साथ में किया जाए तो इंटीग्रेटेड ऑडिट भी बताया। अब हमारा आज का टॉपिक जो है वो ये है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। अच्छा, अब इसमें ये आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक और चीज़ बता दूं कि दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक चीज़ होता है उसको हम कहते हैं ऑडिट थ्रू द कंप्यूटर। मैं एक दफ़ा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ एक और। ओके, ऑडिट चार्टर में बता देता हूँ। जी, अब स्क्रीन शो हो रही होगी वर्ड डॉक्यूमेंट की। ओके, ऑडिट चार्टर मैंने ये बताया था, अभी सवाल है किसी का तो मैं ऑडिट चार्टर पहले बता देता हूँ। ऑडिट चार्टर बेसिकली एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है
जो कि ऑडिटर को भेजा जाता है ऑडिटी की तरफ से, फ्रॉम ऑडिटी टू ऑडिटर। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर चार चीजें मेंशन होती हैं। क्या मेंशन होती हैं कि जी पर्पस ऑफ ऑडिट क्या है। अच्छा, सेकेंडली ये मेंशन होता है अच्छा, पर्पस ऑफ द ऑडिट होता है नंबर वन। नंबर टू, हमारे पास स्कोप ऑफ द ऑडिट होता है। अच्छा, स्कोप ऑफ द ऑडिट और पर्पस ऑफ द ऑडिट में फर्क है। पर्पस ऑफ द ऑडिट का मतलब होता है कि ऑडिट किस चीज के लिए किया जा रहा है। नंबर टू, स्कोप ऑफ द ऑडिट का मतलब होता है कि ऑडिट की बाउंड्रीज क्या है, ऑडिट में क्या क्या चीजें हमें शामिल करनी है, ऑडिट की लिमिट्स क्या है, ये स्कोप ऑफ द ऑडिट होता है। तीसरी चीज, अथॉरिटी ऑफ ऑडिटर, ये हमें बताना होता है कि ऑडिटर जो है उसके राइट्स क्या हैं। राइट, कि अगर कोई ऑडिटर जो है वो कल को कोई एक ऐसी चीज डिमांड कर ले जो कि ऑर्गेनाइजेशन, ऑडिटी की ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉन्फिडेंशियल है, और वो उसको फिर मिस यूज करे, तो इसलिए फिर हम ऑडिटर की अथॉरिटी को बहुत क्लियरली डिफाइन कर देते हैं। अच्छा, इसके अलावा ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी चीज हम चार्टर के अंदर डिफाइन करते हैं। तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और ऑडिटर की अथॉरिटी क्या है। राइट, अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करता या अपनी अथॉरिटी से एस्केलेट करता है, उसको उससे ज़्यादा, उसको उसकी लिमिट्स को क्रॉस करता है, तो उस सूरत में उसकी अकाउंटेबिलिटी भी हो सकती है। ये बात भी हम चाहें तो मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अक्सर ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स को देखते हुए इन चीज़ों को फिर मेंशन नहीं करती। तो ऑडिट चार्टर एक डॉक्यूमेंट है जो ऑडिट शुरू होने से पहले ऑडिटी की तरफ से या ऑडिटी की मैनेजमेंट की तरफ से ऑडिटर की ऑर्गेनाइजेशन को भेजा जाता है, जिसमें ये लिखा होता है, वो एक तरफ से दोहरा रहे होते हैं कि ऑडिट ऑडिट किस चीज़ का है, ऑडिट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, और जो ऑडिटर आएगा उसकी अथॉरिटी क्या होगी, और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या होगी। तो ये चीज़ें हम ऑडिट चार्टर में मेंशन करते हैं। अब एक और चीज़ आज हम लोगों ने पढ़ना जो है वो है आईएएस ऑडिट प्रोसेस, के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑडिट है उसका भी एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर होता है। राइट, ये नहीं होता कि आज अ, हर साल ऑडिट करने का तरीका या कराने का तरीका मुख्तलिफ होगा। नो, ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है। उसकी रीज़न ये है कि ये वन टाइम एक्सरसाइज नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ में एक दफ़ा होगा। जो भी चीज़ आप बार बार करेंगे आपने उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर ज़रूर डिफाइन करना है। अगर एक चीज़ लाइफ में एक दफ़ा हो रही है तो उसका प्रोसीजर डिफाइन करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ऑडिट, मैंने बताया कि ऑडिट हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गई, ये ऑन गोइंग प्रैक्टिसेस हैं। ऑन गोइंग प्रैक्टिसेस का मतलब ये है कि जब तक ऑर्गेनाइजेशन है उस वक्त तक ऑडिट भी होगा, प्लानिंग भी होगी, रिस्क मैनेजमेंट भी होगा। ओके, अब ये जो ऑडिट प्रोसेस है ये बेसिकली मैंने बताया कि एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है। अब इस प्रोसेस में या ये जो प्रोसीजर है इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम आज पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं दो चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। एक होता है ऑडिट थ्रू द कंप्यूटर और एक होता है ऑडिट अराउंड द कंप्यूटर। अब ऑडिट थ्रू द कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, अगर आप गौर करें, ऑडिट थ्रू द कंप्यूटर मीन कि आप अगर किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम को ऑडिट कर रहे हैं तो आप उस सॉफ्टवेयर की जो इंटरनल फंक्शनैलिटी है या उसकी जो इंटरनल वर्क फ्लो है उसको भी देख रहे हैं। ऑडिट थ्रू द कंप्यूटर। ऑडिट राउंड द कंप्यूटर का मतलब क्या है कि आप एक इंफॉर्मेशन सिस्टम
जो है, जब जब किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम को ऑडिट कर रहे हैं या किसी कंप्यूटर को ऑडिट कर रहे हैं, तो फिर आप उसके इंटरनल फंक्शनैलिटी को नहीं देख रहे, आप बाहर बाहर से एक चीज को देख रहे हैं। आप ये देखते हैं कि सॉफ्टवेयर की इनपुट क्या होती है और आउटपुट क्या होती है। बस इनपुट और आउटपुट की बेसिस के ऊपर आप जो है वो अपनी असेसमेंट कर रहे होते हैं। आप इंटरनल प्रोसीजर को या इंटरनल वर्क फ्लो को नहीं देख रहे होते, या आप उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ऑडिट थ्रू द कंप्यूटर, याद रखें, ये बहुत इन डेप्थ होता है। ऑडिट थ्रू द कंप्यूटर, लाइक यू आर गोइंग इन टू द कंप्यूटर। Audit round the computer mean you are bypassing the computer. You are going not into the computer. You are ignoring what is happening inside the computer. I am trying to use different words ताकि आपको ये समझ आ जाए। Audit through the computer mean you are going into the computer. You are going into the software functionality. You are going to see what is happening inside. You are not ignoring the internal workflow of the computer or the software, but audit around the computer mean you are not going into that. You are going over, you are going by side of the computer. ठीक है? तो ऑडिट अमूमन, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट अमूमन क्या होता है, ऑडिट राउंड द कंप्यूटर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ, ये बात मैं बताता चलूं, अगर किसी जगह कोई ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती हो कि वहां कोई पे फॉर एग्जांपल माजी में कोई फ्रॉड हुआ है और वो बहुत इन डेप्थ एनालिसिस कराना चाहती हो, तो फिर वो ऑडिट चार्टर में ये लिख के भेज सकती है कि ऑडिटर के पास ऑडिट थ्रू द कंप्यूटर के राइट्स होंगे। ठीक है? तो बहरहाल एक बात मैं बताता चलूं कि थ्रू ऑडिट थ्रू द कंप्यूटर जो है वो ज्यादा इन डेप्थ होता है। ऑडिट राउंड द कंप्यूटर जो है वो बहुत इन डेप्थ नहीं होता, राइट? अच्छा, अब ऑडिट राउंड थ्रू द कंप्यूटर के लिए आपको बहुत ज्यादा हाईएस्ट लेवल की टेक्निकल स्किल्स चाहिए होती। ऑडिट राउंड द कंप्यूटर में आपको बहुत ज्यादा, आपको ऑडिटिंग की एक्सपीरियंस तो चाहिए, लेकिन आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल स्किल्स नहीं चाहिए होती, राइट? अच्छा, ऑडिट थ्रू द कंप्यूटर अमूमन वहां किया जाता है जहां पे माजी में कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ हो। जिस तरह आसान लफ्जों में थोड़ा सा अगर मैं इसको कहूं तो ऑडिट थ्रू द कंप्यूटर इज जस्ट लाइक फॉरेंसिक ऑडिट। फॉरेंसिक ऑडिट में तो बेसिकली हमें पता है कि कोई करप्शन हुई है और कोई मुजरिम है और शायद कोई सस्पेक्टेड भी है, कोई मुलजिम भी है, तो हम उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। ऑडिट थ्रू द कंप्यूटर का मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि जुर्म भी हुआ हो, लेकिन आप एक इन डेप्थ जो है वो उसकी असेसमेंट कर रहे होते हैं। तो थ्रू द कंप्यूटर मीन यू आर गोइंग इनसाइड द कंप्यूटर, यू आर गोइंग इनसाइड द सॉफ्टवेयर, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द सॉफ्टवेयर। Audit round the computer mean you are ignoring the internal functionality of the software. आप इंटरनल फंक्शनैलिटी को या इंटरनल वर्क फ्लो को इग्नोर करते हुए ऑडिट कर रहे हैं, और उसके अलावा जो भी एविडेंस आपके पास है या आप कलेक्ट कर सकते हैं उसके बेसिस पे आप कर रहे हैं। तो ये दो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती हैं। ये पेपर में ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि ऑडिट थ्रू द कंप्यूटर क्या होता है और ऑडिट राउंड द कंप्यूटर क्या होता है। तो अगर ये पेपर में सवाल आ जाए कि किस वो कौन सा ऑडिट है जिसमें हम फंक्शनैलिटी को देखते हैं, इंटरनल फंक्शनैलिटी को, प्रोग्राम की। अच्छा, बाज बुक में किताब में सॉफ्टवेयर की जगह लफ्ज इस्तेमाल होता है प्रोग्राम, क्योंकि प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड अ सेट ऑफ प्रोग्राम इज अ सॉफ्टवेयर। तो प्रोग्राम का मतलब भी सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम का मतलब भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है या ईआरपी है। तो अगर आपसे कहा जाए कि भाई वो कौन सा ऑडिट है जिसमें हम एक सॉफ्टवेयर की इंटरनल फंक्शनैलिटी को देखते हैं, तो वो ऑडिट थ्रू द कंप्यूटर है। और वो कौन सा ऑडिट है जिसमें हम उसकी फंक्शनैलिटी को इग्नोर कर देते हैं या बायपास कर देते हैं या हम नहीं देखते, वो राउंड द कंप्यूटर, राइट?
बहरहाल आई होप सो कि यहाँ तक मैंने काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं होगा। अब हम पढ़ते हैं आईएएस ऑडिट प्रोसेस। अच्छा, आईएएस ऑडिट भी दो किस्म के होते हैं हमारे यहाँ। एक होता है रिस्क बेस्ड आईएएस ऑडिट, ठीक है। अच्छा, रिस्क बेस्ड आईएएस ऑडिट, और एक होता है सादा, मतलब नॉन रिस्क बेस्ड आईएएस ऑडिट। अच्छा, इन दोनों में भी एक बुनियादी सा फर्क है। जिस तरह जो पहले से ऑनलाइन बैच हैं उनको समझाने, उनको थोड़ा सा उनका आइडिया है, बहरहाल मैं आपको भी क्लियर कर देता हूँ, लेकिन उनको एक दफ़ा एक चीज़ मैं बता चुका हूँ कि जिस तरह स्पाइरल मॉडल था, तो मैंने कहा था कि वो उसमें रिस्क मैनेजमेंट एक्स्ट्रा होती है। तो रिस्क बेस्ड आईएएस ऑडिट के अंदर आईएएस ऑडिट तो आईएएस ऑडिट प्रोसेस की तरह है, लेकिन एक एडिशनल लेयर आ जाती है, वो होती है रिस्क असेसमेंट। अच्छा, यूं सपोज कर लो कि आप कोई काम करने से पहले थोड़ा सा ये सोच लेते हैं कि इस काम को करने में क्या खतरा होगा, ठीक है। अगर आप काम करने से पहले ये ना सोचें कि इस काम को खतर करने में क्या खतरात हैं, और आप काम कर लें, तो इसका मतलब है कि वो नॉन रिस्क बेस्ड है। लेकिन अगर आप काम करने से पहले ये सोचें, ये एनालाइज करें कि इस काम में क्या खतरात हैं, उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने पहले थोड़ा सा दिमाग लगाया, सोचा कि क्या रिस्क हो सकता है, पहले तो ये आइडेंटिफाई किया, फिर आपने कहा अच्छा इसको फिर कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए। जब भी आप किसी काम में किसी किसी एक्शन कोई एक्शन लेने से पहले ये दो काम करें कि ये सोचें कि इस काम को करने में क्या रिस्क है और उस रिस्क को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, वो काम कहलाएगा रिस्क बेस्ड। बड़ा सिंपल बता रहा हूँ। रिस्क के हवाले से एक बात हमेशा याद रखना कि रिस्क को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। जिस तरह मैंने ये दोनों सेक्शंस को बताया था कि डेटाबेसेस के अंदर अच्छा, दोनों सेक्शंस को भी नहीं बताया था भारत। एनी हाउ, रिस्क में रिस्क को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। रिस्क एलिमिनेशन नहीं हो सकती, बल्कि रिस्क एलिमिनेशन पॉसिबल ही नहीं। हाँ, हम रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं, हम रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, हम रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं, या हम रिस्क को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन हम रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते। हम नहीं कह सकते कि बस अब आइंदा रिस्क नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। एलिमिनेशन नहीं हो सकती, कंट्रोल हो सकता है, मिनिमाइज हो सकता है। तो एक ये चीज है। अच्छा, तो अब हमारी पे दो बातें हो गई। ऑडिट थ्रू द कंप्यूटर क्या होता है, ऑडिट राउंड द कंप्यूटर क्या होता है। अब मैं बताऊंगा आपको आईएएस ऑडिट का प्रोसेस। सबसे पहले हम इसमें करते ये हैं, एक मिनट। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले स्टेप नंबर में लिखते हैं। मैं एक दफ़ा लिख लूँ, आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही होगी, तो
मीनवाइल फिर ये मैं इनको एक्सप्लेन कर दूंगा. I can learn to understand you much better if I can get familiar with the way you talk. Sorry for interruption. या आप लोग साथ साथ लिखते जाएं क्योंकि बुक में इस तरह नहीं मिलेगा आपको. Just give me 2 minutes. वेट, अभी जरा मैं बोल ही नहीं रहा तो हाउ कैन यू हियर माय वॉइस.
राइट जी। अब हमने ये बेसिकली आईएस ऑडिट प्रोसेस है, जिसका जो मैंने प्रोसीजर जो है वो मैंने उसके स्टेप्स यहाँ पे लिख दिए हैं। मैं इसको दफ़ा पढ़ता हूँ। डिफाइन द ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स, define the audit area, define the audit scope, perform the pre-audit planning, perform the audit। उसके अंदर 5 स्टेप्स हैं: ऑडिट ओपनिंग मीटिंग, एविडेंस कलेक्शन, कंप्लाइंस टेस्टिंग, सबस्टांसिव टेस्टिंग, ऑडिट क्लोजिंग मीटिंग। फिर जजिंग द मटेरियलिटी ऑफ द ऑडिट फाइंडिंग, ऑडिट रिपोर्टिंग, ऑडिट प्रेजेंटेशन। ये जरा आप अपने पास लिख लें, क्योंकि बुक में इस तरह नहीं मिलेंगे आपको। सो प्लीज राइट इट डाउन। आई गिव यू 2 minutes। हाँ जी, लिख लिया। ओके जी, चलें। अब हमारे पास ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑडिट एरिया है, ऑडिट स्कोप है। इसमें जो सबसे पहली चीज होती है ऑडिट ऑब्जेक्टिव। ऑडिट ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि हम ऑडिट करने, मैंने आपको 4 ऑब्जेक्टिव्स बता दिए, राइट। तो ऑडिट ऑब्जेक्टिव ये एक फॉर्मेलिटी है वैसे तो, लेकिन ऑडिट ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि बेसिकली हमें माइंड में क्लियर हो कि हम ये ऑडिट क्यों कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हम किसी सर्टिफिकेशन को हासिल करने के लिए ऑडिट करवा रहे हैं, तो ये क्या है, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है नंबर 1। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, मैं इसकी मिसाल दे रहा हूँ। वो ये कि हम कंप्लाइंस असेसमेंट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ किसी भी पॉलिसी की या ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी की कितनी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि हम खुद क्या डिफाइन करते हैं। ओके, अब दूसरी चीज हो जाएगी ऑडिट का एरिया। पहले मैं इनको बता देता हूँ, इसमें जरूर कोई ना कोई कंफ्यूजन होगा, फिर मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा, तो फिर आप मुझसे उसके जो भी क्यूरीज होंगी हम उसको एड्रेस कर देंगे। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है कि ऑडिट का मकसद क्या है। तो ऑडिट का सबसे कॉमन मकसद क्या होता है कि हम असेसमेंट कर रहे होते हैं किस चीज की, कि किसी भी काम को करने की एक होती है बेस्ट प्रैक्टिसेस नंबर 1, और एक होती है एक्चुअल प्रैक्टिसेस। इसकी मिसाल मैं ऐसे समझाऊंगा कि इस्लाम की जो कवानीन है, या कुरान पाक में या सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें जो बेस्ट प्रैक्टिसेस मिली कि ज़िंदगी को ऐसे गुजारना है, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। ओके, अब क्या हम उस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये हमारी एक्चुअल प्रैक्टिसेस है, ठीक है। अब हम में से कोई ऑडिटर नहीं हो सकता, क्योंकि हम खुद परफेक्ट नहीं है। तो ऑडिट कौन हो सकता है, कौन कर सकता है, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, या डे ऑफ जजमेंट पे अल्लाह ताला ने ऑडिट करना है। बहरहाल अभी हम ये बात कर रहे हैं कि ऑडिट, जब हमारा डे ऑफ जजमेंट पे ऑडिट होगा तो एक्चुअली उस दिन क्या देखा जाएगा कि बेस्ट प्रैक्टिसेस बताई गई थी, इस्लाम के असूल बताए गए थे, ज़िंदगी गुजारने की एक प्रोसीजर डिफाइन किया गया था, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डिफाइन किया गया था।
हमने उन प्रिंसिपल्स को कितना हद तक फॉलो किया, हमने कहाँ कहाँ वॉयलेशन की और कहाँ कहाँ हमने अच्छे काम किए, उस दिन हमारा ऑडिट होगा। तो ऑडिट हमेशा याद रखें कि किसी ना किसी क्राइटेरिया की बेसिस पे होता है। अगर कोई क्राइटेरिया नहीं होगा तो ऑडिट नहीं हो सकता, इसलिए हमेशा पहले क्राइटेरिया डिफाइन करना पड़ता है। तो क्राइटेरिया हमें पता है क्या है, इस्लाम एक क्राइटेरिया है, ठीक है। ओके, अब बिल्कुल इसी तरह अगर हम आईटी के अंदर आए तो हमारे यहाँ जो भी स्टैंडर्ड्स हैं वो हमारा क्या होता है, क्राइटेरिया होता है। तो पहले मैंने बताया था कि हम स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करते हैं, और जब हम ये समझते हैं कि अब हम स्टैंडर्ड को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर चुके हैं तो फिर हम ऑडिट कराते हैं। तो ऑडिट भी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एक हो गया ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स हमेशा क्या होते हैं कि हमने असेसमेंट करनी है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो या आइडियल प्रैक्टिसेस हैं वो, और जो हमारी एक्चुअल ऑन ग्राउंड प्रैक्टिसेस हैं, रियल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस से कितनी करीब है या कितनी दूर है। इस चीज की, इसको कहते हैं डिग्री ऑफ कंप्लायंस। हमें इसकी असेसमेंट करनी है, तो ऑब्जेक्टिव में यही होता है। अब ऑडिट एरिया का क्या मतलब है? एरिया का मतलब होता है डोमेन। आईटी के अंदर कई डोमेन्स हैं, मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक डोमेन है आईटी की हमारे यहाँ, नंबर 1। इसी तरह ये आप अपने पास नोट डाउन करते हैं जो मैं बोलता जा रहा हूँ, इस तरह आपको किताब में नहीं मिलेंगी चीजें। दूसरी डोमेन, एरिया का मतलब है डोमेन, ब्रांच, फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन, एक्चुअली एरिया। अच्छा, अब सॉफ्ट आईटी में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक डोमेन है, नंबर 1। अच्छा, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क एक डोमेन है, डेटाबेस डेवलपमेंट एक डोमेन है, आईटी सपोर्ट एंड सर्विसेज एक डोमेन है, ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन एक डोमेन है, चेंज मैनेजमेंट एक डोमेन है, नेटवर्क एक्सेस एक डोमेन है, वेब सर्वर मैनेजमेंट एक डोमेन है। सो देयर आर मेनी डोमेन्स आईटी के अंदर। तो हम एक ऑडिट के अंदर तमाम डोमेन्स का अहाता नहीं कर सकते। मतलब मैं अगर चाहूं कि एक इदारे का एक ही दफा मैं ऑडिट कर लूं तो ऐसा नहीं हो सकता, राइट। तो हम एरिया आइडेंटिफाई कर लेते हैं, डोमेन आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सेक्टर आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमें किन प्रैक्टिसेस का ऑडिट करना है। हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ऑडिट करना है, हमें चेंज मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस का ऑडिट करना है, हमें ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन की प्रैक्टिसेस का ऑडिट करना है, हमें क्या कहना चाहिए, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस का ऑडिट करना है, हमें आईटी सपोर्ट का ऑडिट करना है, हमें डेटाबेस मैनेजमेंट का ऑडिट करना है, हमें वेब मैनेजमेंट का ऑडिट करना है। तो ये हो गया एरिया। अच्छा, तीसरी बात है स्कोप। स्कोप का मतलब होता है डेप्थ, स्कोप का मतलब होता है लिमिट्स, स्कोप का मतलब होता है बाउंड्रीज। अब अगर मैं ये कहूँ, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि यार मैं किसी बैंक में, किसी भी बैंक के अंदर ईआरपी, अब मैं आपको एक छोटी सी एक एजम्पशन लेके एक स्टोरी बिल्डिंग करता हूँ ताकि आपको समझ आए। हमारे जितने भी बैंक्स हैं, आप ये देखें कि बैंक्स में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ कि हमारे यहाँ बैंक्स जो हैं वो लोन देते हैं, तो वो होम फाइनेंसिंग करते हैं, नंबर 1। वो कार फाइनेंसिंग करते हैं, वो पर्सनल लोन फाइनेंसिंग करते हैं। ये 3 हम बातें कर लेते हैं। अच्छा, अब जो डिपार्टमेंट कार फाइनेंसिंग कर रहा है वो एक अलग है, जो होम फाइनेंसिंग कर रहा है वो अलग है। क्योंकि होम फाइनेंसिंग आप करेंगे तो डेफिनेटली वो लोग होंगे, उसमें वो लोग भी होंगे जिन्होंने जाके घर की कीमत का अंदाजा लगाना है, जो कि रियल एस्टेट से भी ताल्लुक रखते हैं। बहरहाल, होम लीजिंग का प्रोसीजर अलग होता है, कार फाइनेंसिंग का प्रोसीजर अलग होता है, और पर्सनल लोन फाइनेंसिंग का प्रोसीजर अलग है।
अब इसमें भी हम दो दो चीज़ें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी हम इंटरेस्ट बेस नहीं करेंगे, हम इस्लामिक बेसिस के ऊपर कार फाइनेंसिंग करेंगे, जैसे इजारा है, ठीक है। तो अब हमारे पास, हमने कहा कि बैंक हमें ये कहता है, बैंक की मैनेजमेंट कहती है कि यार मैंने जो है ना वो ऑडिट करना है लीजिंग का या फाइनेंसिंग डोमेन का ऑडिट करना है। अब ऑडिट बैंक में सिर्फ ये डिपार्टमेंट तो नहीं होगा, बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे। तो ऑडिट एरिया क्या हो गया हमारा, लीजिंग या फाइनेंसिंग। अच्छा, अब हम उसमें स्कोप डिफाइन करना चाहते हैं। स्कोप क्या होगा, स्कोप ये होगा, अच्छा स्कोप डिपार्टमेंटल वाइज भी हो सकता है, स्कोप रीजन बेस्ड भी हो सकता है, और स्कोप फंक्शन बेस्ड भी हो सकता है। तो स्कोप मैंने बताया कि रीजन बेस्ड है, फंक्शन बेस्ड है, या जियोग्राफिकल एरिया बेस्ड है, ठीक है। अब मैंने एरिया कहा लीजिंग। स्कोप हम कैसे डिफाइन करेंगे, स्कोप हम कह देंगे कि यार हमने इस्लामिक फाइनेंसिंग का, नॉन इस्लामिक फाइनेंसिंग का ऑडिट करना है। तो अब हमने ये जो हमने क्या किया, इस्लामिक फाइनेंसिंग की जो प्रैक्टिसेस है उनको अलग कर दिया, और नॉन इस्लामिक फाइनेंसिंग का हमने कहा अब हमने ऑडिट करना। तो हमने फोकस किस पे कर लिया, नॉन इस्लामिक फाइनेंसिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर। अब हमारा स्कोप आधा हो गया। ओके, अब हम मजीद उसमें, ये हमने किस तरह कर लिया, फंक्शन बेस्ड। अच्छा, अब हम एक और काम करते हैं। हम पूरे पाकिस्तान में जो नॉन इस्लामिक बेस्ड फाइनेंसिंग है उसका तो ऑडिट नहीं कर सकते। तो अब हमने कहा कि हम एक काम करते हैं कि हम सिर्फ नॉन इस्लामिक फाइनेंसिंग में भी होम फाइनेंसिंग को देखते हैं। मतलब हम कार फाइनेंसिंग को नहीं देख रहे, पर्सनल फाइनेंसिंग को नहीं देख रहे। अच्छा, उसके बाद भी हमने कहा कि यार पाकिस्तान में एक बैंक है, उसकी पूरे नॉर्थ सेक्टर में ब्रांचेज हैं, सेंटर में ब्रांचेज हैं, साउथ में। तो हम कहते हैं कि यार हम इस दफ़ा सिर्फ नॉर्थ सेक्टर के अंदर, सिर्फ इस्लामाबाद रावलपिंडी डिवीजन में, नॉर्थ इस्लामाबाद के नॉर्थ रीजन में भी, इस्लामाबाद रावलपिंडी डिवीजन में नॉन इस्लामिक फाइनेंसिंग, नॉन इस्लामिक कार फाइनेंसिंग की प्रैक्टिसेस का ऑडिट करेंगे। अब आप देखें कि शुरू हुआ था मैं फाइनेंसिंग प्रैक्टिसेस को देखना, मैंने एरिया लिया था फाइनेंसिंग या लीजिंग, लेकिन मैंने फिर क्या किया, मैंने उसकी बाउंड्रीज डिफाइन की। क्यों, मैंने बताया कि ऑडिट पे टाइम लगता है, ऑडिट पे लोग चाहिए, एक दो लोग या चार पांच लोगों की टीम जो है वो तमाम चीज़ों को ऑडिट नहीं कर सकती। तो उसके लिए फिर हमें लिमिट्स डिफाइन करना। ये ऐसे ही है जैसा कि जब हम, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि ऑडिट करते हैं तो पूरी पॉपुलेशन का तो ऑडिट नहीं होता, हम सैंपल ले लेते हैं, सैंपल के बेसिस के ऊपर असेसमेंट कर लेते हैं। रीजन बीइंग कि पूरा सैंपल कर ही नहीं सकते, पूरी पॉपुलेशन का ऑडिट नहीं हो सकता। यही चीज़ यहाँ पर हमने स्कोप डिफाइन कर ली। ओके, तो ऑडिट ऑब्जेक्टिव, ऑडिट का मकसद क्या है, मैंने एग्जांपल बता दी कि कंप्लाइंस असेसमेंट करनी है। ऑडिट एरिया मैंने बताया क्या है, कार फाइनेंसिंग है, लीजिंग है। स्कोप क्या है कि हमने बाउंड्री डिफाइन करनी है, उसको हमने मजीद छोटा डिफाइन कर लिया कि हमारा फोकस किस पे होगा। लिमिट्स क्या होंगी, वो क्या है, मैंने बता दिया कि हम इस्लामिक फाइनेंसिंग को नहीं देख रहे, नॉन इस्लामिक को देख रहे। पहले हमने यहाँ पे डिवाइड कर लिया, फिर हमने कहा कि नॉन इस्लामिक में भी हम कार फाइनेंसिंग को नहीं देखेंगे और होम फाइनेंसिंग को नहीं देखेंगे, सिर्फ होम फाइनेंसिंग को देखेंगे। पर्सनल फाइनेंसिंग को नहीं देखेंगे, कार फाइनेंसिंग को नहीं देखेंगे, सिर्फ होम फाइनेंसिंग को देखेंगे। फिर तीसरा हमने कहा कि ये भी नहीं हो सकता, तो हमने कहा कि ठीक है पूरे इस्लाम पाकिस्तान में नॉर्थ रीजन में देखेंगे। फिर हमने कहा नॉर्थ रीजन में भी इतनी ब्रांचेज हैं कि एक ऑडिट में वो पूरी नहीं हो सकती, तो हमने कहा कि रावलपिंडी इस्लामाबाद डिवीजन में करेंगे। अब अगर हमको ये समझता है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद डिवीजन में भी ऑडिट नहीं हो सकता, तो हम सिलेक्टेड ब्रांचेस का ऑडिट कर सकते हैं, राइट। तो ये है ऑडिट का स्कोप। अगर हम स्कोप डिफाइन ना करेंगे, नहीं करेंगे, तो फिर हम ऑडिट को कंप्लीट नहीं कर सकते। और अगर हम स्कोप डिफाइन करने के बाद स्कोप को फिर बढ़ा दें, तो इसका मतलब ये है कि अब हम कभी ऑडिट को ख़त्म होना करवाना ही नहीं चाहते। तो ऑडिट अमूमन
3 दिन 4 दिन हफ्ते का होता है, पूरा साल तो चलता नहीं है। तो इसलिए फिर हम बेसिकली डिफाइन करते हैं कि हम हमारा स्कोप या हमारा जो एरिया है वो क्या होगा। ओके, अब ऑडिट पे जाने से पहले ये हमने सब चीज डिफाइन कर ली। उसके बाद अब हमने क्या करना है, ऑडिट की प्लानिंग करनी है। ऑडिट की प्लानिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं कि ऑडिट की प्लानिंग से पहले हमें कुछ काम करना होता है। डोमेन्स मैंने एग्जांपल दे देता हूँ। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक डोमेन है, टेलीकम्युनिकेशन एक डोमेन है, डेटाबेस मैनेजमेंट एक डोमेन है, सॉफ्टवेयर चेंज मैनेजमेंट एक डोमेन है, वेब मैनेजमेंट एक डोमेन है, आईटी सपोर्ट सर्विसेज एक डोमेन है। सो देयर आर मेनी डोमेन्स। तो आई होप के डोमेन्स क्लियर हो गए। ऑडिट एरिया और ऑडिट स्कोप में डिफरेंस ये होता है कि एक मिनट, मैं आपको अभी एक और चीज से क्लियर करता हूँ। देखिए, एक हमारे पास है कि हमने ऑडिट का एरिया का मतलब है कि हम किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑडिट करना चाहते हैं। मैं कुछ नाम है जो नहीं लेना चाहता, फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट में नहीं कहना चाहता, तो हम यूं कह देते हैं कि एरिया का मतलब है किसी बिजनेस प्रोसेस का ऑडिट करना चाहते हैं, ये ऑडिट एरिया है। अच्छा, इसके जो स्कोप है, स्कोप का मतलब होता है कि हम उस चीज में, मैं ये ऐसा एक चीज को इस तरह से कहता हूं कि एक सब्जेक्ट जो है वो एक एरिया है, लेकिन अब एक सब्जेक्ट के अंदर एक आउटलाइन है, तो उस आउटलाइन में हमने कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, ये उसका स्कोप है। तो आप यूं समझें कि जिस तरह आप लोग किसी न किसी स्टेज के अंदर हैं, या लेवल के अंदर है, लेवल 2 में है, या स्टेज 2 में है, वट, उस स्टेज के अंदर एक नंबर ऑफ कोर्सेज हैं। अब आप उससे ज्यादा कोर्सेज नहीं ले सकते, राइट? फिर हर कोर्स, अगर एक कोर्स है तो उसके कुछ चैप्टर्स होंगे, कुछ कंटेंट्स हैं जो कि हमें कवर करने हैं।
हम उसके बियॉन्ड तो जाके नहीं कंटेंट्स कवर करते ना, वो उसका स्कोप है कि हमने जिस तरह हम ये सब्जेक्ट में आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये एक एरिया है कि मैं आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट की एक्सपर्टीज दे रहा हूँ, लेकिन क्या मैं आपको जो भी पॉसिबल नॉलेज है वो दे दूंगा, या देना है मुझे? नो। रीजन बीइंग कि मुझे एक लिमिटेड टाइम दिया गया है और मुझे ये कहा गया है कि आपने ये कंटेंट्स कवर करने हैं। ये उसका क्या है, स्कोप है। अगर मुझे ये कहा जाता कि सिर्फ आपने ये कोर्स पढ़ाना है लेकिन आउटलाइन ना दी जाती, तो फिर हम कोर्स खत्म कैसे करते हैं? हमारे पास कोई एंड पॉइंट ही नहीं है। तो स्कोप का मतलब होता है कि हमारा स्टार्ट पॉइंट क्या है और हमारा एंड पॉइंट क्या है, राइट? तो इस चीज को बेसिकली हम क्या कहते हैं कि ये हमारा स्कोप है। स्कोप का मतलब है हमारा हॉरिजन, हमारी डेप्थ, हमारा कैनवस, हमारी लिमिट्स, हमारी बाउंड्रीज। ये बेसिकली हमारी स्कोप होता है। अगर हम स्कोप, मैंने बताया कि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि स्कोप को डिफाइन करने की कई ऑप्शंस हैं। ये मैं आपको इस पर एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मैंने कई दफा स्कोप डिफाइन किया है डिपार्टमेंट की बेसिस के ऊपर। मैंने कई दफा स्कोप डिफाइन किया है जियोग्राफिकल रीजन की बुनियाद पे। मैंने कई दफा स्कोप डिफाइन किया है फंक्शंस की बेसिस के ऊपर, फंक्शनैलिटी की बुनियाद के ऊपर, राइट? तो इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके से फंक्शंस को, या बाजुकात किसी टेक्निकल पॉइंट के ऊपर भी मैंने फंक्शंस को और स्कोप को डिफाइन किया है। मैं इसकी एक और एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं आप लोगों को। अब अगर मैं कहूं कि मैंने ईआरपी इंप्लीमेंटेशन को ऑडिट करना है, राइट? अब मुझे, मैं एक रियल एग्जांपल आपको दे रहा हूं एक और, कि हमने ईआरपी इंप्लीमेंटेशन को ऑडिट करना है। ओके, अब हमारे ऑफिस में या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ईआरपी के 9 मॉड्यूल्स हैं। तो क्या, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी कई, क्या कहना चाहिए, ऑफिसेज हैं। अब मैंने ये डिसाइड किया कि भाई, क्योंकि मैं प्लानिंग में था, तो मुझे डिसाइड करना है कि अब ईआरपी का कौन सा, हमने कैसे उसका स्कोप डिफाइन करें। तो अब सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने ईआरपी का एक मॉड्यूल ले लिया। हमने कहा कि भाई हम प्रोक्योरमेंट के मॉड्यूल का ऑडिट करेंगे। तो हमने ईआरपी की इंप्लीमेंटेशन में क्या स्कोप डिफाइन किया? प्रोक्योरमेंट की इंप्लीमेंटेशन का। अच्छा, प्रोक्योरमेंट में भी फिर हमारे यहाँ 2 ऑप्शंस थे। एक वो प्रोक्योरमेंट है जो हम डोमेस्टिक करते हैं, एक वो प्रोक्योरमेंट है जो कि हम अक्रॉस द कंट्री करते हैं। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि यार, जो नॉन डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट है उसको देखते हैं इस दफा। तो हमने क्या किया, पहले ईआरपी के सारे मॉड्यूल को नहीं देखा जा सकता था, इसको स्कोप को लिमिट कर दिया। तो हमने कहा कि अब हमने सिर्फ प्रोक्योरमेंट को देखना है। प्रोक्योरमेंट में 2 ऑप्शंस थे, दो तरह के फंक्शन चलते हैं, तो हमने भी उसमें मजीद स्कोप डिफाइन कर लिया। अब यहाँ पे फंक्शन बेस्ड हो गया, रिक्वायरमेंट बेस्ड हो गया। पहला दफा मॉड्यूल पे किया, फिर उसको हमने क्या किया कि हमने इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट को देखना है। उसके बाद हमने सोचा कि यार, अभी इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट तो पाकिस्तान में हर जगह हो रही है, हमारे हमारे ऑफिस में। तो हमने कहा, एक काम करते हैं कि सिर्फ इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर जो जो प्रोक्योरमेंट होती है, जो जो, क्या कहना चाहिए, इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट हो रही है, उनकी प्रैक्टिसेस को देखते हैं। इसमें भी मजीद हम डिवाइड कर सकते थे। अब हमारे यहाँ टेलीकॉम इक्विपमेंट की प्रोक्योरमेंट भी होती है, हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल सिस्टम्स की भी प्रोक्योरमेंट होती है। तो अब हमने इन दोनों में से भी डिसाइड कर सकते हैं कि हम किस चीज़ की प्रोक्योरमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन हमने फिलहाल कहा कि जी, हम इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट इन इस्लामाबाद रीजन की, सॉरी, ईआरपी की
प्रैक्टिसेस को ईआरपी में इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस इन दी इस्लामाबाद रीजन को देखेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे। तो ये अब क्या हो गया, ये हो गया, इस चीज को क्या कहते हैं, इस चीज को हम कहते हैं कि ये हमारा स्कोप है। ये बात कुछ क्लियर हो गई? अगर हम चेंज मैनेजमेंट को डोमेन ले लें, तो फिर चेंज मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली उसका स्कोप क्या होगा, उसका स्कोप ये होगा कि जहां जहां पास्ट में चेंजेस आई हैं, चाहे वो कोई टेक्निकल चेंजेस हैं, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस हैं, चाहे वो कोई पॉलिसी चेंज है, चेंज तो कितने किस्म की हो सकती है, चाहे वो कोई एक्सपेंशन हुई है, तो फिर हम उसके हिसाब से करेंगे कि हमने किस किस्म की चेंज मैनेजमेंट का ऑडिट करना है। चेंज ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग, change due to upgradation of the technical equipment, change due to the expansion of the business operations. For example, OGDCL है, उसका एक नया वेल एक्सप्लोर होता है, वो एक्सपेंशन करते हैं। अब एक्सपेंशन की वजह से जो चेंज आएगी, नए डिपार्टमेंट होंगे, नए लोग हायर होंगे, और हम उस प्रैक्टिसेस का भी कर सकते हैं। अच्छा, एक वेल बंद हो गया, चेंज डिपार्टमेंट श्रिंक हो गया, उसकी वजह से जो चेंजेस आई हम उन प्रैक्टिसेस को ऑडिट करते। तो डिपेंड करता है कि हम चेंज को, तो फिर हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा ना कि चेंज मैनेजमेंट हम डोमेन ले लेते हैं। हाँ, अच्छा, इसमें ये भी है कि सॉफ्टवेयर चेंज मैनेजमेंट एक अलग चीज है, ठीक है, ईआरपी की वजह से चेंज मैनेजमेंट एक अलग चीज है, प्राइवेटाइजेशन की वजह से चेंज आती है, वो एक अलग चेंज मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं, नई चेंज है, राइट, नए रूल्स रेगुलेशंस आ जाते हैं। जिस तरह अभी रिफाइनरी सेक्टर के अंदर उनको गवर्नमेंट ने पहले मना कर दिया था कि रिफाइनरीज जो है वो ऑयल सेल नहीं कर सकती, अब परमिशन दे दी, टोटल कैनवस ही चेंज हो गया, राइट। तो चेंज ड्यू टू अ रेगुलेशन, इट कुड बी अ बिग चेंज। तो डिपेंड करता है कि हम किस तरह से उसको ऑडिट कर रहे हैं। तो चेंज मैनेजमेंट इज अ डोमेन, उसमें किस वजह से चेंज आई, कहाँ कोई चेंज आई, हम ऑडिट कर सकते हैं, उसका स्कोप डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि स्कोप हम जियोग्राफिकल रीजन की बुनियाद पे डिफाइन कर सकते हैं। आपको आसान तरह से समझाने के लिए कह रहा हूं, हम फंक्शन बेस्ड भी कोई स्कोप डिफाइन कर सकते हैं, या किसी टेक्निकल रिक्वायरमेंट की बेसिस के ऊपर भी स्कोप डिफाइन किया जा सकता है। अब अगर मैं बहुत, आई होप कि यहां तक कुछ क्लियर हो गया होगा। ओके, आगे चलते हैं। अब प्री ऑडिट प्लानिंग में क्या क्या चीजें हैं। प्री ऑडिट प्लानिंग का मतलब ये है कि हमने ये चीज आइडेंटिफाई करनी है कि जब हम ऑडिट करने जाएंगे, नंबर वन जो प्री ऑडिट प्लानिंग में इंपॉर्टेंट चीज होती है वो मैं आपको बताता चलूं, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। प्री ऑडिट प्लानिंग में हमने क्या क्या चीजें देखनी है। बाजू का ट्रैवलिंग करनी होती है, ऑडिटर ने किसी दूसरे मुल्क, दूसरे शहर जाना होता है, तो ट्रैवल अरेंजमेंट्स। अच्छा, अब ऑडिटर ने वहां जाके रहना है, तो रेजिडेंशियल अरेंजमेंट। अच्छा, फिर उसके बाद जिस तरह अब आजकल प्रॉब्लम क्या है, कोविड का मामला है, तो अब क्या एसओपीज होंगी, ये बहुत बड़ी चीज है, ऑडिट बहुत ज्यादा कैंसिल हो रहे हैं, रेजिडेंशियल अरेंजमेंट्स हैं। अच्छा, फिर ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट्स हैं, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं, ठीक है, इनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स कहते हैं। अच्छा, फिर उसके अलावा ऑडिट प्लानिंग में एक और चीज ये है कि टाइम क्या होगा, ऑडिट का ड्यूरेशन क्या होगा, ऑडिट टीम क्या होगी, ठीक है, ऑडिट टीम में रोल ऑफ द टीम मेंबर्स क्या होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि भाई कितनी दिनों का ऑडिट होगा, उसमें कितने लोग ऑडिट करने जाएंगे, कौन कौन से लोग होंगे, हर बंदे का रोल क्या होगा, सीनियर कौन होगा, कौन किसको रिपोर्टिंग होगा, ठीक है। उसके बाद स्केड्यूल ऑफ द ऑडिट, किस दिन किसका ऑडिट होगा, कितने घंटे ऑडिट चलेगा, तो स्केड्यूल ऑफ द ऑडिट है।
वेन्यू ऑफ द ऑडिट है, कहाँ पे ऑडिट होगा, रेप ऑफ द ऑडिटी, ऑडिटी का रेप कौन होगा, हम जिसके पास जाएंगे भाई उन किस बंदे से हमने कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है। फिर वहां जाएंगे तो हमने एविडेंस कलेक्शन कैसे करनी है, एविडेंस या हम इसको कह देते हैं डाटा कलेक्शन कैसे करनी है, फिर सैम्पलिंग करनी है या नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, अब एविडेंस कलेक्शन करने के कई तरीके हैं, ये सब बातें ऑडिट के अंदर आ रही हैं। अच्छा, डाटा कलेक्शन का तरीका क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई पहले से हमने उनकी कुछ ऑडिट पे जाने से पहले हम उन लोगों से कुछ लिटरेचर मंगवाते हैं, लिटरेचर रिव्यू, जिस चीज़ को ऑडिट कर रहे हैं पहले से पढ़ के जाएं, उसके बारे में उनके प्रोसीजर्स पढ़ के जाएं, लिटरेचर रिव्यू होता है। अच्छा, डेट और एविडेंस कलेक्ट करने का तरीका ये है कि आप ऑब्जर्वेशन करें, एक तरीका ये है कि आप क्वेश्चंस करें। अब क्वेश्चंस आप हर बंदे से तो नहीं करेंगे, उसके लिए आपने सैम्पलिंग करनी है, कितने लोगों से करेंगे। क्वेश्चंस भी दो तरह के हैं, एक आप क्वेश्चनियर बना लेते हैं, अच्छा, दूसरा आप इंटरव्यूज करते हैं। इन सब में सबसे बेहतर क्या है, अच्छा, फिर आपने अगर क्वेश्चंस करने हैं या इंटरव्यू करना है तो क्वेश्चंस क्या होंगे, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की ऑडिट की चेकलिस्ट आपके पास होनी चाहिए। ये नहीं कि आप वहां जाके सोचें कि अच्छा अब मैं क्या सवाल पूछूं, नो, यू मस्ट हैव एन ऑडिट चेकलिस्ट विद यू कि आपने वहां जाके क्या सवाल पूछने हैं, राइट। तो एविडेंस कलेक्ट करने का क्या तरीका है, लिटरेचर रिव्यू करें, ऑब्जर्वेशंस करें, क्वेश्चंस करें। क्वेश्चनियर का मतलब होता है कि एक सवाल नामा दे दें और उनसे कहीं बाद में भर के दे देना, इंटरव्यू कर लें। इन सब चीज़ों के लिए बेहतर है कि आपके पास सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, बेस्ट तरीका एविडेंस कलेक्ट करने का क्या है कि आपके पास एक चेकलिस्ट हो और चेकलिस्ट की बुनियाद पे आप लोगों से सवाल करें, दैट्स इट। तो इंटरव्यू करना या क्वेश्चनियर, क्वेश्चंस पूछना, इट इज़ द बेस्ट वे टू मेक एन असेसमेंट, ओके। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आपने कौन से डॉक्यूमेंट पूछने हैं, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन, कौन से डॉक्यूमेंट पूछने हैं या आप पहले से सोच के जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा आपने, अब 5 लोगों की टीम गई है तो आपने किस तरह से ऑडिट को एग्जीक्यूट करना है, 3 डिपार्टमेंट्स हैं, 5 ऑडिटर्स हैं, तो कैसे डिसाइड होगा, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें फिर हम लोग प्री ऑडिट प्लानिंग के अंदर डिफाइन कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद ऑडिट पे जाने से पहले हमें अगर कोई टूल्स लेके जाने हैं, टूल्स से मुराद ये है कोई सॉफ्टवेयर्स लेके जाने हैं, ठीक है। तो कौन से सॉफ्टवेयर हैं, मैंने आपको बताया कि अगर सॉफ्टवेयर लेके का मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर आप लेके जा रहे हैं और वहां जाके इंस्टॉल करने हैं, तो फिर ये ऑडिट थ्रू द कंप्यूटर होगा या ऑडिट राउंड द कंप्यूटर होगा, ये ऑडिट थ्रू द कंप्यूटर होगा। जब आप किसी मशीन पे अपना कोई सॉफ्टवेयर चला लेते हैं तो इसका मतलब ये कि अब आप कंप्यूटर के अंदर जा रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि आप क्या क्या चीज़ें लेके जा रहे हैं। अच्छा, फिर आपने वहाँ जाके जो ऑडिट आपने नोट करना है, तो आप जिन जिन आप ऑडिट, हर ऑडिटर अपने अपने नोट्स लेगा, उन उन जिन चीज़ों पे आप अपने नोट्स लेते हैं उनको हम कहते हैं ऑडिट वर्किंग पेपर, ऑडिट वर्किंग पेपर, AWP भी इसको बोलते हैं। और ऑडिट वर्किंग पेपर जो होता है ये कभी भी ऑडिटी को नहीं देते, और हमारे यहाँ खास तौर पर जैसा हम ऑडिट करने जाते हैं तो हमारे यहाँ फॉर्मेट है, हमने ऑडिट वर्किंग पेपर का भी फॉर्मेट बनाया है ताकि तमाम ऑडिटर्स के पास इंफॉर्मेशन भी एक ही तरीके से कलेक्ट हो रही हो। तो ये प्री ऑडिट प्लानिंग जो है, फिर हम क्या करते हैं, तमाम ऑडिटर्स को कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन हमें करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन करना। अगर हमने ऑडिटी को कम्युनिकेट ही नहीं किया, हम कब आएंगे, कैसे आएंगे, कौन कौन आएगा, कौन लेने आएगा, कौन छोड़ने जाएगा, तो कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन ये सब ऑडिट प्लानिंग का पार्ट है, राइट। उसके बाद अब हम ऑडिटी की वेन्यू पे आ गए, अब हम ऑडिटी के पास आ गए और अब हमने क्या किया, जब हम ऑडिटी के पास आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल मंडे को मैंने, अगले मंडे को ऑडिट पे जाना है, तो मैंने सारे अरेंजमेंट्स कर लिए, टिकटिंग कर ली, होटलिंग कर ली, तमाम चीज़ें कर ली। अब मैंने अगर मंडे को वहाँ पहुँचना है तो उसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ से सैटरडे को निकलना है,
या मुझे फ्राइडे को यहाँ से निकलना है ताकि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। ये नहीं है कि मैं यहाँ से फ्लाई करके मंडे की 12 बजे दिन वहाँ पहुँच रहा हूँ, क्योंकि पेमेंट वर्किंग आवर के हिसाब से हो रही होती है। तो बहरहाल हम ऑडिट परफॉर्म करेंगे। अब हम ऑडिटी के पास पहुँच गए। टाइम का बहुत ख्याल रखना है ऑडिट के दौरान। ऑडिट शुरू कैसे होता है? परफॉर्म द ऑडिट। सबसे पहले क्या होता है, एक ऑडिट ओपनिंग मीटिंग होती है। मीटिंग होती है जिसमें ऑडिटर्स, हम 4 ऑडिटर अगर गए हुए हैं तो ऑडिटी के यहाँ हम बैठेंगे। तो ऑडिटी की मैनेजमेंट भी होगी, ऑडिटी की जो फोकल पर्सन होते हैं वो भी होते हैं, और हम भी होंगे। तो ओपनिंग मीटिंग का मतलब ये होता है, ओपनिंग मीटिंग अमूमन ऑडिटी की मैनेजमेंट चेयर करती है, राइट, क्योंकि हम उनके यहाँ जा रहे हैं। तो वो ओपनिंग मीटिंग में बताते हैं तमाम लोगों को। ओपनिंग मीटिंग का मतलब होता है कि हम एक फॉर्मली चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं। तो उस मीटिंग को, ये बहुत बड़ी मीटिंग नहीं होती, हार्डली 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटे की मीटिंग होती है बस मैक्सिमम। कि बेसिकली जिस तरह हम स्कूल में जाते हैं तो असेंबली होती है, तो ये बिल्कुल इस तरह से शुरू की मीटिंग है कि ओरिएंटेशन है एक तरह से। उसमें हम कंपनी की जो टॉप मैनेजमेंट है वो बता देती है कि भाई ये ऑडिटर्स हैं, ये तारुफ हो जाता है एक दूसरे के साथ, अटेंडेंस हो जाती है एक तरह से, और उनको ऑडिटर्स को मिलवा दिया जाता है कि भाई ये लोग होंगे जिनसे आपने बातचीत करनी है, ये आपके फोकल पर्सन होंगे। और फिर एक दफ़ा दोहरा दिया जाता है कि भाई क्या क्या चीज़ें, क्या क्या ऑडिट में हमने करना है। तो ये ओपनिंग मीटिंग है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक तमाम 4 लोगों की टीम अगर है और मैं टीम लीड हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं सबको डिवाइड कर दूंगा कि भाई आपने इनका ऑडिट करने जाना है, आपने इनका ऑडिट, आपने इनका ऑडिट, और फिर हम इतने बजे यहाँ पे मिलेंगे। तो फिर हर बंदा फिर क्या करता है, एविडेंस कलेक्शन करता है। उसके बाद एविडेंस कलेक्शन है। अच्छा, एविडेंस कलेक्शन किस बेसिस पे होगी, हम किसके अगेंस्ट सवाल पूछेंगे? जो मैंने ऊपर बताया था, ऑडिट चेकलिस्ट हम सबके पास होगी। अच्छा, अपनी चेकलिस्ट ऑडिटी को नहीं देते हैं, भाई ये चेकलिस्ट हमारे पास है, हम उस चेकलिस्ट की बुनियाद, चेकलिस्ट क्या होता है, एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है वो हम पूछते जाते हैं। 2 बातें, एक और बात यहाँ बताते चलूँ कि जब हम चेकलिस्ट में हमारा सवाल होता है तो कोई सवाल ऐसा होना चाहिए जो कि जिसके जवाब में हम उससे कोई एविडेंस मांगे। मतलब मैं इसके एग्जांपल दे देता हूँ, 1-2 सवाल आपसे पूछता हूँ। अब मैं ऑडिट करने जाता हूँ, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी के यहाँ एक डोमेन है साइबर सिक्योरिटी, हम उसको ऑडिट कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहला सवाल पूछता हूँ कि यार आपके यहाँ कोई पॉलिसी है? अच्छा, अब अगर मैं ये सवाल पूछूं कि क्या आपके यहाँ, बीइंग एन ऑडिटर, मैं आपसे सवाल पूछूं क्या आपके यहाँ कोई पॉलिसी है, तो आपके 2 ही पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। या तो आप कहेंगे हाँ जी है, या आप कहेंगे नो, यस या नो। अगर आप यस कहेंगे तो मुझे मुतमईन हो जाना चाहिए, और अगर आप नो कहेंगे तो मुझे एनसी, नॉन ऑब्जेक्शन कर देना चाहिए। लेकिन अब इसमें एक इशू ये है कि इसमें गलती ये है कि अगर पॉलिसी नहीं हुई और ऑडिटी ने झूठ बोल दिया कि है, आपके पास क्या एविडेंस है कि है, तो आपने उनसे ये नहीं पूछना कि क्या आपके पास पॉलिसी है या नहीं। ऐसा सवाल ऐसे ही नहीं पूछना कि जिसका जवाब यस या नो में। आपने सवाल ऐसा पूछना है जिसके जवाब में वो आपको कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस शो करें, कोई रिकॉर्ड शो करें, कोई फॉर्म शो करें, कोई डॉक्यूमेंट शो करें, कोई रिपोर्ट शो करें, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको वो शो करें। अब इसी सवाल को मैं एक डिफरेंट तरीके से पूछता हूँ, क्या आप मुझे पॉलिसी दिखा सकते हैं? अब मैंने ये सवाल नहीं पूछा कि क्या आपके यहाँ पॉलिसी है, क्योंकि उसका जवाब था यस या नो। मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि क्या, प्लीज शो मी योर पॉलिसी। अब जब मैंने ये कह दिया कि पॉलिसी दिखाएं, तो इसका मतलब यू हैव टू शो मी समथिंग, और वो एविडेंस हो गई। अच्छा, दूसरे लफ्जों में अगर मैं आपसे पूछूं कि हाँ क्या आपके पास पॉलिसी है, और आपका जवाब यस हो, तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि हाँ कैन शो मी द पॉलिसी। लेकिन बाजू का फिर ये होता है कि जब हम इस तरह के एक सवाल करके फिर कहते हैं, कोई हमसे, मैं आपसे पूछूं कि आपके पास पॉलिसी है, आप कहते हैं हाँ, और फिर मैं कहूँ कि अच्छा वो दिखाएं, तो ऑडिटी का अक्सर ये रिएक्शन आ जाता है कि आपको हम पे एतबार नहीं है। इसलिए इन चीजों से बचने से बेहतर है कि पहले ही ये पूछ लिया जाए
पहले ही ऐसा सवाल पूछा जाए जिसमें ऑडिटी का ऑब्जेक्ट, देखिए अब रिएक्शन है, मैंने एक है शुरू में मैं ऑडिट पे गया, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, बहुत शुरू की बात है, मैंने उनसे पूछा कि जी आपके पास पॉलिसी है? उन्होंने कहा, जी है। मैंने पूछा कि आप उसको अपडेट करते हैं? उन्होंने कहा हाँ जी है, कम करते हैं। मैंने कहा क्या वो अप्रूव्ड है? उन्होंने कहा हाँ जी अप्रूव्ड है। अब मैं पूछते जा रहा हूँ, वो मुझे जवाब में यस 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 करते जा रहा है। फिर मैंने कहा क्या सब लोगों के पास है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल है, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। आखिर में जब मैंने एक सवाल पूछा कि अच्छा क्या आप मुझे पॉलिसी दिखा सकते हैं, तो उन्होंने कहा क्या आपको हमारे जवाब पे यकीन नहीं है? अब मैं चूंकि थोड़ा सा उस वक्त शुरू में इनएक्सपीरियंस था, तो मैं उस वक्त उनकी इस, क्या कहना चाहिए, जो उन्होंने मुझे सेंटिमेंटल रिस्पॉन्स दिया उसके इन्फ्लुएंस में आ गया, मैं चुप हो गया, जबकि उनके पास पॉलिसी नहीं थी। इसका मतलब ये है कि अभी इंसान एक्सपीरियंस से सीखता है। तो मैंने फिर अब ये किया, मैंने उसे पूछा कि अच्छा, अब अगली दफा मैं गया तो मैंने उसे पूछा कि जी क्या आप मुझे अपनी पॉलिसी दिखा सकते हैं? उन्होंने मुझे पॉलिसी, अब अगर जब मैंने कहा पॉलिसी दिखाएं, तो अब पॉलिसी नहीं है तो वो ढूंढ रहे हैं। अच्छा, अब दो सूरतें हैं उसमें मजीद, पॉलिसी है और अभी नहीं है, और पॉलिसी है और फौरन दिखा दी। अब अगर कोई शख्स आपको कहे कि जी पॉलिसी है और आप फौरन दिखा दें, तो ये याद रखें कि जितनी जल्दी आप ऑडिटर के जवाब में उसको एविडेंस प्रोवाइड कर देंगे, ये आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन को रिफ्लेक्ट करेगा और ऑडिटर उतना ही मुतमईन हो जाएगा। ये मैं आपको बहुत काम की बात बता रहा हूँ, बीइंग एन ऑडिटी अगर आप ऐसा बिहेव करें। लेकिन अगर आप ऑडिटर की डिमांड पे उसको देर में कोई डॉक्यूमेंट शो करते हैं, इसका मतलब यह है कि ऑडिटर डाउट में होगा कि यहाँ पे कोई मसला मसाइल है। तो इसीलिए ये याद रखें, इसीलिए इंटरनल ऑडिट कराया जाता है कि लोगों की प्रिपरेशन हो सके। बहरहाल ऑडिट ओपनिंग मीटिंग हो गई, एविडेंस कलेक्ट हो गया, मैंने आपको बता दिया। मैं आपको आगे जाके ऑडिट चेकलिस्ट भी बहुत ज़्यादा बताऊंगा। फिलहाल अभी मैंने आपको बता दिया कि कैसे सवाल पूछने, सवाल ओपन एंडेड नहीं पूछने जिसका आंसर यस या नो हो। सवाल ऐसे पूछने हैं जिसका आंसर में कोई ना कोई एविडेंस मिले या आप एविडेंस डिमांड करें। ठीक है ना, मैंने कहा ना ऑडिट मस्ट बी बेस्ड अपॉन एविडेंस। तो एविडेंस क्या है? कोई रिकॉर्ड, कोई डॉक्यूमेंट, कोई तो प्रूफ होगा ना, राइट? कोई रिसीप्ट, कोई इनवॉइस, कोई लॉग, कोई एंट्री, एनीथिंग, एनी पेपर, एनी पीस ऑफ पेपर, एनी पीस ऑफ रिकॉर्डिंग, एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो मुझे मिल सके। अच्छा, अब ये बात होगी एविडेंस कलेक्शन में। मैंने आपसे कहा कि एविडेंस कलेक्शन के अंदर दो चीजें, एक है कंप्लायंस टेस्टिंग और एक है सब्सटेंसिव टेस्टिंग। ये वही बातें मैंने समझा चुका हूं, मैं इसको टेक्निकल लफ्जों में समझाता हूँ। कंप्लायंस टेस्टिंग ये होती है कि अगर आपने ऑडिटी से कोई चीज पूछी, तो और ऑडिटी ने आपको कोई सेटिस्फैक्ट्री डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे दी, या आप जब एविडेंस के लिए किसी डॉक्यूमेंट सेटिस्फैक्ट्री डॉक्यूमेंट्री एविडेंस डिमांड करें, तो इसका मतलब ये है कि कंप्लायंस टेस्टिंग है। लेकिन अगर कोई ऑडिटी आपको सेटिस्फैक्ट्री डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं प्रोवाइड करता, सेटिस्फैक्ट्री जिस पे आपका इत्मीनान हो जाए, डॉक्यूमेंट्री जो कि पेपर बेस्ड हो, ब्लैक एंड व्हाइट में हो, एविडेंस प्रोवाइड ना कर सके, तो फिर हम, और ये चीज हर दफा, ये हर सवाल पे ये हो रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि फिर हमें क्या करना है, सब्सटेंसिव टेस्टिंग करनी है, इन डेप्थ टेस्टिंग करनी है। तो कंप्लायंस टेस्टिंग का मतलब होता है, एविडेंस कलेक्शन में पहला स्टेप हमारी कोशिश होती है कि हम कंप्लायंस टेस्टिंग कर लें और उसी में ही अपनी जजमेंट कर लें। लेकिन अगर कंप्लायंस टेस्टिंग में बहुत ज़्यादा डाउट्स हों, कंप्लायंस टेस्टिंग क्या है? डिमांड ऑफ सेटिस्फैक्ट्री डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अगर वो ना मिले और उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो, मतलब नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एविडेंस की प्रोबेबिलिटी या फ्रीक्वेंसी हाई हो, तो फिर आपको इन डेप्थ ऑडिट करना पड़ता है। लेकिन बड़ा केयरफुल डिसीजन है। मैंने बताया इसके लिए ज़रूरी है कि आप ऑडिट चार्टर को भी पढ़ें। अगर ऑडिट चार्टर में यही नहीं लिखा कि आप ऑडिट थ्रू द कंप्यूटर नहीं कर सकते, तो आप फिर ये नहीं कर सकते, राइट? तो फिर आप अपनी फाइंडिंग्स में लिख देंगे नो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फाउंड, नॉन कंप्लायंस है। तो सब्सटेंसिव टेस्टिंग क्या होती है कि जब आपको कोई ऑडिटर जो है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोवाइड ना करे, तो फिर आप इन डेप्थ एनालिसिस करके उससे चीज़ें पूछते हैं। और
और फिर उसके बाद उससे इन डेप्थ इंफॉर्मेशन लेते हैं, उस चीज को हम सब्सटेंटिव टेस्टिंग कहते हैं। बहरहाल एविडेंस कलेक्शन में मैंने आपको बता दिया कि एविडेंस कलेक्शन में तो एविडेंस कलेक्शन में ये बातें हो गई। एविडेंस कलेक्शन में 3 बातें इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बता दी कि ये चीज़ हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था प्री ऑडिट प्लानिंग में कि हमारा सैम्पलिंग साइज क्या होना चाहिए। अच्छा, ये अमूमन तजर्बे की बुनियाद पे भी हो सकता है। 200 लोग हैं तो 25 का सैंपल बहुत है, राइट। तो नहीं, ये सवाल ज़्यादा बेहतर नहीं कि आपने कौन सी पॉलिसी अप्लाई की हो, कौन सी का तो आपने बिल्कुल ओपन एंड दे दिया, वो बताए ना बताए। आपने पूछना है, आपको पता है कि ऑडिट का एरिया क्या है, फिर आप ये नहीं पूछेंगे कौन सी। आप कहेंगे कि भाई आप अगर ऑडिट कर रहे हैं चेंज मैनेजमेंट का, तो आप उससे ये सवाल नहीं पूछेंगे चेंज मैनेजमेंट की कौन सी पॉलिसी अप्लाई कर रहे हैं। नो, आप कहेंगे अपनी चेंज मैनेजमेंट की पॉलिसी दिखाएं। सिंपल। टेस्टिंग क्या है? कंप्लायंस टेस्टिंग और एक है सब्सटेंटिव टेस्टिंग। कंप्लायंस टेस्टिंग ये है कि आप ऑडिटी को कहें, ऑडिटी से सवाल पूछें और उसको कहें कि मुझे कोई एविडेंस शो करो, मिनिमम एविडेंस शो करो, डॉक्यूमेंट्री। ये है कंप्लायंस टेस्टिंग। लेकिन वो अगर आपको मिनिमम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोवाइड करने में नाकाम रहे, तो फिर आपको थोड़ा सा इन डेप्थ चीज़ों को देखना होगा जाके कि वो कैसे काम करते हैं। आपको फिर इंटरनल फंक्शनैलिटी को भी देखना होगा। फिर आप अंदाजा लगाएंगे कि हाँ, बाजुकात ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं कि बाजुकात ऐसा होता है कि ऑडिटी जो है वो काम सही कर रहा होता है, लेकिन बस वो डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन नहीं कर रहा होता। लेकिन हमने तजर्बे की बात पे ये भी देखा है कि कुछ जगहों पे लोग डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन कर रहे हैं लेकिन काम उस तरह से नहीं कर रहे होते, वो फेक डॉक्यूमेंटेशन होती है। अच्छा, कुछ जगहों पे क्या होता है कि डॉक्यूमेंटेशन भी मेंटेन नहीं हो रही और काम भी नहीं हो रहा। तो 3 सूरत हाल मैंने देखी है। काम हो रहा है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं मेंटेन हो रही। तो फिर आप को ये खुद जज करना है कि काम हो रहा है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रही, तो वहां पे आपने खुद ये आपका काम है कि अब आप सब्सटेंटिव टेस्टिंग करेंगे, लेकिन आपको ये डिसीजन, आपको ये खुद जज करना है कि यार काम तो हो रहा है लेकिन डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रही। ये इतनी बड़ी गलती नहीं है, लेकिन होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा क्या है कि मैंने बताया कि कुछ जगहों पे हमने ये भी देखा कि काम पैसे नहीं हो रहा जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन में है, ये अब आपको जज करना है। अच्छा, तीसरी बात ये, ना काम हो रहा है ना डॉक्यूमेंटेशन उससे मेंटेन हो रही है, इसका मतलब है वहां तो बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज है। उस सूरत में आप या तो सब्सटेंटिव टेस्टिंग करेंगे अपनी स्कोप में रहते हुए, और ताकि आपको और एविडेंस मिले। एविडेंस ना मिलना भी एक एविडेंस है बेसिकली। मजे की बात बताऊं, ठीक है। तो ये हो गई कंप्लायंस टेस्टिंग और सब्सटेंस। मैं भी क्वेश्चन लेता हूँ, आपका सवाल बता देता हूँ। तो बाहर एविडेंस कलेक्शन तक हमने बात कर ली। उसके बाद जब हम अपना, और सारी चीजें हम कहाँ नोट करते जा रहे हैं, अपनी चेकलिस्ट के ऊपर या अपने वर्किंग पेपर्स के ऊपर। और उसके बाद फाइनली जब हम ऑडिट 3-4 दिन करके आ जाते हैं, रोजाना की बेसिस के ऊपर हम इंटरनल आईएचडी करते हैं, इन हाउस डिस्कशन, तमाम ऑडिटर्स बैठ के आज हमने क्या आइडेंटिफाई। और अच्छा ऑडिटर क्या होता है कि रोजाना जो उसने फाइंडिंग्स की हैं उसको प्रॉपरली फॉर्मली डॉक्यूमेंट करता जाए। बेहतरीन ऑडिटर की निशानी है। वरना वो चौथे दिन में जाके करेगा। आपने आज की जो भी फाइंडिंग है, आप आज की आज रिपोर्ट बना लें जो भी आपने की है, फिर आपको अपनी रिपोर्ट अपनी टीम लीड से शेयर करनी होती है। तो अच्छे ऑडिटर हमेशा रोजाना काम की ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं। ये क्लोजिंग मीटिंग में भी बताता हूँ। अभी फिलहाल किसी के सवाल हैं तो हाथ रेस करें, फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगा। अब मुझसे क्वेश्चन मुझसे प्लीज लिख के मत पूछा करें। बेहतर ये है कि मुझसे रेज हैंड करें, मैं आपको अलाउ टू टॉक करूंगा।
जहीर कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। नहीं सर, बड़े अच्छे तरीके से आपने वो बताया, तो इट्स क्लियर फॉर मी। ओके, अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम जी। है ना, सर ये सब्सटेंटिव जो टेस्टिंग है वो ऑडिट राउंड द कंप्यूटर होगा या ऑडिट थ्रू द कंप्यूटर? ऑडिट थ्रू द कंप्यूटर होगा ना? सबस्टांसिव टेस्टिंग डिपेंड करता है। जी पहली बात, ये दोनों तरह से हो सकती है, दोनों तरह से हो सकती है। सबस्टांसिव टेस्टिंग के भी अपने लेवल्स होते हैं। पहला लेवल अच्छा मैंने बताया, कोशिश ये करनी चाहिए कि ऑडिट थ्रू द कंप्यूटर, ऑडिट अराउंड द कंप्यूटर। लेकिन अगर ऑडिट चार्टर में थ्रू द कंप्यूटर की प्रिविलेज ही नहीं दी गई, तो इसका मतलब फिर ये नहीं कि हम सबस्टांसिव टेस्टिंग नहीं कर सकते, हम फिर भी कर सकते हैं। फिर आपने ज्यादा सवाल पूछने, ज्यादा इन डेप्थ सवाल पूछने। ये याद रखें कि बेहतरीन ऑडिटर वो है जो बहुत ज्यादा सवाल भी ना पूछे। आपने एक्चुअली इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है, राइट। आपने बहुत पेचीदा सवाल भी नहीं पूछना, लेकिन आपने अंदाजा भी लगाना है। तो मैं अगर अपना तजर्बा बताऊं तो मैं बहुत आसान सवाल पूछता हूँ शुरू शुरू में, कंप्लाइंस टेस्टिंग की तरफ जाता हूँ। लेकिन अगर मुझे ये डाउट हो जाए कि यार ये तो जो मैं चाह रहा हूँ वो चीज़ें, मिनिमम चीज़ें नहीं पूरी कर रहे, तो फिर मैं उनसे थोड़े से उनके प्रोसेस के बारे में सवाल पूछता हूँ, टेक्निकल साइट पे जाके, और उनसे इन डेप्थ पूछता हूँ कि हाँ ज़रा मुझे अपने प्रोसेस के बारे में बताओ। ठीक है, तो मुझे पता चलता है। तो नौबत ही नहीं आती, बिलीव करें आप, कि आप सबस्टांसिव टेस्टिंग का मतलब, अगर मैं कंप्यूटर के ऊपर चला जाऊं ना, तो ये बड़ा ऑफेंसिव, बाज जगहों पे ऑफेंसिव परसेप्शन क्रिएट हो जाता है कि यार ये शख्स तो कंप्यूटर को एक्सेस कर रहा है। तो मैंने बताया कि हम कोशिश करते हैं कि किसी के कंप्यूटर पे हाथ तक ना लगाएं। अगर इंफॉर्मेशन लेनी है ना, मैं आपको तो हम ऑडिटी को कहते हैं कि दिखाओ। ऑडिटी बाज वक्त क्या करता है, हमें रिपोर्ट पकड़ा देता है। कुछ ऑडिटी क्या करते हैं, तो जो ना तजर्बेकार ऑडिटर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, खुद पकड़ के ढूंढ रहे होते हैं रिपोर्ट में। नो, आपने ऑडिटी से रिपोर्ट भी नहीं लेनी। आपने कहना है भाई मुझे जो मैं पूछ रहा हूं ना इस रिपोर्ट में, वो दिखाओ कहाँ है, खुद पकड़ के दिखाओ। ये नहीं है कि बैठ के मैं आपको कहूँ। एक दफा मैं शुरू शुरू में ऑडिट में गया तो मैंने उनसे पूछा, हाँ जी क्या आपने ईआरडी बनाई है? उन्होंने कहा हाँ जी। उन्होंने पूरी मुझे 300 पेजेस की एसआरएस पकड़ा दी। अब मैं ढूंढ रहा हूँ, टेबल ऑफ कंटेंट भी नहीं है। 7 मिनट मुझे लग गए ईआरडी ढूंढने में, वो छोटी सी ईआरडी बनाई हुई थी। अब उसके बाद से भी मैंने कहा कि नहीं भाई, ये तो मैं इनसे ही पूछूं, आप अथॉरिटेटिव हैं, आप कहें निकाल के दो। अच्छा, इसमें एक और मजे की बात है, आपने उसको कहा कि जी मुझे जरा सॉफ्टवेयर डिजाइन की रिपोर्ट दिखाओ। उसने कहा जी ये लें। आपने कहा ईआरडी दिखाओ, कहेगा इसमें देख लें। ऑडिटर आप हैं कि आप हैं? अगर आप उसको कहें कि ईआरडी दिखाओ, अब वो खुद ढूंढ रहा है, इसका क्या मतलब है, उसकी अपनी लेवल ऑफ प्रिपरेशन ठीक नहीं है। और अगर वो आपको दे दे और आप ढूंढना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है कि आप वेल प्रिपेयर्ड नहीं है ऑडिटर के लिए, और ऑडिटी ये देख रहा होता है कि आप बैठे खुद ढूंढ रहे हैं। सिंपैथी, नो सिंपैथीज, वहां आप कोई वेलफेयर का काम नहीं कर रहे हैं। आप कोई कर्टेसी दिखा, कर्टेसी ठीक है अच्छी बात है, लेकिन बाय रूल्स बाय बुक ये जरूरी है। तो सबस्टांसिव टेस्टिंग का मतलब होता है इन डेप्थ असेसमेंट एक्चुअली, और वो भी तब की जाती है जब आपको ऑडिटी सेटिस्फैक्ट्री डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस करने में नाकाम हो जाए मल्टीपल टाइम्स, तब। वरना एक दो मौके तो हम भी दे देते हैं। हाँ जी, और कोई सवाल? ओके सर, क्लियर है, लेकिन थोड़ा सा पेज ऊपर कर दीजिएगा। मुझे 4 के ऑप्शन थोड़े लिखने थे जो आपने अभी लिखवाए। क्या करूं? जो 4 पॉइंट है ना उसके ऑप्शंस लिखने थे सर, थोड़ा सा पेज ऊपर कर दीजिएगा बस। 4 पॉइंट्स है? अच्छा 4.4, ओके। परफॉर्म द पीरियोडिक प्लानिंग, ये मैंने कर दी, यस सर, ओके थैंक यू सर। राइट। अच्छा जी, अभी मैंने क्लोजिंग मीटिंग नहीं की है, मैं करूंगा तो फिर मैं बताता हूँ, लेकिन फिलहाल ये मैंने बता दिया कि इस तरह से हम ऑडिट करते हैं। एक और चीज़ ये कि एक और दो लोगों से सवाल ले लेता हूँ, टाइम भी पूरा हो गया, पता ही नहीं चला।
अच्छा जी, जी वजाहत, वजाहत प्लीज यू कैन आस्क अस्सलाम द वालेकुम क्वेश्चन। सर। वालेकुम सलाम जी वजाहत। जी सर, एक तो ये एरिया और स्कोप वाला दोबारा डिफाइन कर दीजिएगा। और सर ये जो ऑडिट क्लोजिंग मीटिंग होती है। ये तो मैंने बताऊंगा, अभी मैंने बताई नहीं, बताऊंगा ओके सर, जी। उसके बाद पहला सवाल क्या पूछा था? सर ये एरिया और स्कोप वाला एक बार दोबारा डिफाइन कर दीजिए। यार एरिया मैंने बताया है डोमेन है, ठीक है ना। चेंज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक एरिया है, ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन एक एरिया है, टेलीकम्युनिकेशन एक एरिया है। मैं अब आईटी से रिलेटेड ही बातें कर रहा हूँ। ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन एक एरिया है, ईडीआई ईडीआई इम्प्लीमेंटेशन एक एरिया है, इंफॉर्मेशन सिस्टम चेंज मैनेजमेंट एक एरिया है, वेब मैनेजमेंट एक एरिया है, डेटाबेस मैनेजमेंट एक एरिया है, वेब मैनेजमेंट एक एरिया है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक एरिया है। ये एरियाज होगा, डोमेन्स। इन एरिया के अंदर हमने कितनी डेप्थ में जाना है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है तो अब हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ मोबाइल की भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रही है, मोबाइल ऐप्स की। मेरे यहाँ मेरे यहाँ वेबसाइट्स की भी डेवलपमेंट हो रही है। अच्छा मजे की बात, मोबाइल एप्लीकेशन में एप्पल की एप्स की भी डेवलपमेंट हो रही है और एंड्रॉयड की एप्स की भी डेवलपमेंट हो रही है। तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि जी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का तो एरिया हो गया, तो स्कोप क्या होगा? स्कोप क्या है कि मैं कहूं कि जी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एरिया तो करना है, लेकिन क्या मैंने वेब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, क्या मैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, क्या मैं एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, क्या मैं एप्पल बेस्ड ऐप की डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ? कुछ क्लियर हुआ? जी सर, हो गया। राइट। अच्छा जी, और इसके अलावा जी वकार अहमद, वकार बताइए। ओके, वकार इज नॉट हेयर। ओके, तहरीम जी, तहरीम। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि एविडेंस कलेक्शन में जैसे दो चीजें आपने बताई, लेकिन क्या हम सब्सटेंटिव आपकी जो टेस्टिंग है तो क्या हम इसको स्किप कर सकते हैं? आप ये कह रहे हैं इट्स नॉट ऑब्लिगेटरी अगर टेस्ट मुझे करें। स्किप कर नहीं सकते, स्किप अगर हमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिल जाए तो कर देनी चाहिए, करनी नहीं चाहिए, इसमें दूर की बात है। वी शुड नॉट गो इनटू द सबस्टेंशियल टेस्टिंग इफ जी, वी बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा है। documentary if we receive satisfactory documentary evidence. Sir, I didn't hear your voice. आप अपना बैकग्राउंड वॉइस तो से कंट्रोल करें, फिर आपको आइडिया होगा। मैं रिपीट करता हूं, मैंने ये कहा है तो उन्होंने कि नॉर्मल अगर जी तहरीम, Yes, आवाज आ sir, रही है it's मेरी? clear. Yes, Okay. sir, it's clear मैं now. मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास कंप्लाइंस टेस्टिंग में सेटिस्फैक्टरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ जाए तो देन देयर इज नो नीड दैट यू शुड गो फॉर सबस्टेंशियल टेस्टिंग। एंड इफ सम ऑडिटर इवन टेंड्स टू गो टू सबस्टेंशियल टेस्टिंग, it means he is not that experienced, because if your requirements have been fulfilled and even then you are going towards a substantive testing, it is basically your time. It's clear now, sir. Thank Okay. you. अच्छा, मैं जिससे मैं सवाल पूछता हूँ ना, वो बाद में अपने को म्यूट कर दिया करें, वरना आइंदा मैं उसका सवाल का जवाब नहीं दूंगा। प्लीज बी वेरी केयरफुल, अपने आप को म्यूट कर दिया करें बाद में। जी, ये कौन है? रियल कार, प्लीज मेक योर आईडी मीनिंगफुल। एनी क्वेश्चन? ओके, देयर इज नो मोर क्वेश्चंस। बासिम, बासिम। जी सर। अच्छा, अभी मैं तमाम लोगों को इन लोगों की कल क्लास तो नहीं है ना? नहीं 7:30 सर, बजे स्लॉट नहीं होती? नहीं जी ओके, सर, कल नहीं है, आप संडे को है। नहीं नहीं, कल परसों तो है ना, वेडनेसडे को। मैं हाँ, कल की वेडनेसडे को। कल कल की एक और कल हम क्लास कल की, चलो हम कल नहीं करते, कल की बल्कि हम एक क्लास कर लेते हैं ट्यूसडे को। ट्यूसडे को अमूमन तो मेरी क्लास नहीं होती, लेकिन आई एम अरेंजिंग अ क्लास, राइट एवरीबडी। आई एम टेलिंग यू टुमारो वी विल बी हैविंग अ क्लास फ्रॉम 7:30 to 9। आई होप इट इज क्लियर। बासिम, एक दफा ईमेल कर देना या मैसेज कर देना सबको। ओके सर।
इज इट पॉसिबल फॉर यू? आप सबको कोई मैसेज कर दें कि कल मेरी क्लास होगी। मैं शफीक को भी मैसेज कर देता हूँ। ठीक है सर, शफीक साहब के पास आपके नंबर है, वो फिर कर देंगे ना। ठीक है, कल तो है क्लास, वेडनेसडे को रेगुलर क्लास है 7:30 से 9, और संडे को भी रेगुलर क्लास है। ओके सर। ठीक है ना? ओके सर। ओके राइट, चलें, थैंक यू बासिम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।